नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। बिहार में जिस तरीके से एनडीए और इंडिया दोनों तमाम दल तैयारियों में जुट चुके हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान जो लगातार एनडीए से अलग होकर के पूरे बिहार में घूमकर अपने जनादेश को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वह जिस तरीके से एनडीए का बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ उसमें चिराग पासवान पहुंचे। तो इस विषय पर चिराग पासवान का आगे का क्या रणनीति हो सकता है, सीट शेयरिंग में उनको क्या कुछ मिल सकता है, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा राजनीतिक विश्लेषक अमित मौजूद है। आइए हम अमित से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष और चिराग पासवान जिस तरीके से पूरे बिहार में घूम करके अपने जनादेश को मजबूत किए हैं, ऐसे में जब वह एनडीए के बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनको गले लगाए, क्या संदेश जा रहा है इसका? इससे सीधा एक ही संदेश था कि पारस गुट से ज़्यादा अहमियत चिराग पासवान रखते हैं पीएम के लिए। ये बात बीजेपी को भी पता है कि चिराग पासवान का एक वोट है जो पशुपति पारस के पास नहीं है। सांसद होना और मंत्री होना अलग मसला है, लेकिन वोटर्स होना, जो वोट आपके लिए डाले चुनावों में, ये दो अलग अलग बातें हैं। और चिराग पासवान के पास आज की तारीख में बिहार में एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जिस बात को बीजेपी नेतृत्व भी समझता और पीएम ने गले लगाकर चिराग पासवान को बगल में खड़े पशुपति पारस को सीधा संदेश दिया है। राजनीति संकेतों से चलती है और ये संकेत पशुपति पारस भी समझ गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि पशुपति पारस जिस हाजीपुर सीट को लेकर लगातार हाय तौबा मचा रहे हैं और करें हम जब लड़ेंगे तो हाजीपुर लड़ेंगे, क्या हो सकता है उनका भविष्य पशुपति पारस का? पशुपति पारस का जो भविष्य होगा वो अब हाजीपुर सीट से वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे। ये बात लगभग तय है चिराग पासवान के बयानों से और उनके एक्टिविटी से। ऐसा लगता है जिस तरीके से वो हाजीपुर में सक्रिय रहते हैं बतौर सांसद और बतौर मंत्री, हाजीपुर के मुद्दों पर पशुपति पारस सक्रिय नहीं रहते हैं। पशुपति पारस को हो सकता है कि इस दोनों में सुलह करा लिया जाए, और अगर सुलह नहीं होता है तो राज्यपालों की कुछ सूची आनी है कुछ नामों की, तो उसमें उन्हें एडजस्ट कर दिया जाए। मैंने माना जाए कि चाचा का बिहार की राजनीति से अब विदाई तय माना जाए। ये लगभग तय है। या तो वह चिराग पासवान के साथ आ जाए तो कोई लोकसभा सीट उन्हें मिल जाएगा हाजीपुर छोड़कर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पशुपति पारस को राज्यपालों की एक सूची आनी है कुछ महीने के बाद, तो उसमें उन्हें एडजस्ट कर दिया जाए। उन सांसदों का क्या होगा जिन्होंने लोजपा के टिकट पर पिछले बार चुनाव तो जीत गए, हालांकि जब बारी आई लोजपा को समेटने की और चिराग पासवान को जब नेतृत्व मिला तो ऐसे में उन्होंने पशुपति पारस को अपना नेता माना और उन्होंने पशुपति पारस के नेतृत्व में लोजपा को तोड़ करके एक अलग लोजपा बना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो उसके साथ चले गए। तमाम सांसद, चिराग पासवान को अगर छोड़ दिया जाए तो लोजपा के तमाम सांसद अलग गुट में चले गए। उन सांसदों का क्या होगा? उसका क्या होगा कालिया? वो कहाँ जाएंगे? पशुपति पारस और प्रिंस पासवान को ही अगर एडजस्ट कर देती है भाजपा तो यही बड़ी बात होगी। बीना देवी, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर, इन तीनों को टिकट नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए महबूब अली कैसर नीतीश कुमार से मिलते हैं और बीना देवी पिछले कुछ महीने में 4 बार चिराग पासवान से मिल चुकी हैं और 72 घंटा के अंदर 2 बार मिल ली थी। कोमल सिंह भी उनके साथ एक तस्वीर में थी। तो इसका मतलब यही है कि वह टिकट के लिए वैशाली से चाहते हैं कि चिराग पासवान उन्हें टिकट दे, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन दूध का जला पानी भी फूंक फूंक के सियासत में चिराग पासवान पिएंगे और बीना देवी को फिर वैशाली से चुनाव लड़ाए ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा वह धोखा खाने के मूड में नहीं है, दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए बीना देवी को कोई और रास्ता तलाशना होगा। तो गठबंधन में क्या माना जाए, चाचा भतीजे एक साथ आएंगे कि फिर इसी तरीके से चलता रहेगा? कि ये चाचा और भतीजा आएंगे कि नहीं आएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर चाचा नहीं आते हैं तो इससे एनडीए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वोटों के लिहाज से। भतीजा यानी चिराग पासवान रहना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान के पास एक अच्छा खासा रुक दिए है ना।